चलो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, ध्यान देना यहां। कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर मतलब जब भी कोई कंडक्टर के ऊपर जब इलेक्ट्रिक चार्ज रखेंगे या तो कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, वो सारी चीजें हमें समझनी है। ठीक है, तो डिटेलिंग यहाँ करने नहीं वाला हूँ, जस्ट आपको थोड़ा सा जो यहाँ चीजें पता चल रही है वो क्लियर हो जाना चाहिए। देन आफ्टर हमारी टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट दिए उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे पॉइंट उसमें आ ही जाएंगे वैसे यहाँ डिस्कशन में, बट क्या डिस्क्रिप्शन रहेगा वहां से पता चल जाएगा। अब देखो, मान के चलो हमारे पास एक कंडक्टर है, पहली चीज क्या है, कंडक्टर, और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, चार्ज रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, चार्ज। तो याद रखना, जब भी किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज रखोगे तो उसके सरफेस के ऊपर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। क्लियर। बट याद रखना, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर कहीं भी शार्प एज नहीं होनी चाहिए। मतलब एज होगी बट कैसी, शार्प नहीं होनी चाहिए। मतलब एकदम पॉइंट, आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई कोई एक नीडल है तो नीडल की टिप कैसी होती है, एकदम शार्प होती है ना, तो ऐसी टिप नहीं कहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां एटलीस्ट यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, बाकी सारे लोकेशन पर कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, तो हमने क्या रखा हुआ है, एक कंडक्टर, उसके ऊपर हमने क्या प्लेस किया, चार्ज। तो जब भी चार्ज प्लेस करेंगे तो वो क्या होता है, कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा तो इनसाइड चार्ज कितना होगा, जीरो। अंदर कोई चार्ज ही नहीं है ना, सारा चार्ज कहाँ है भाई, सरफेस के ऊपर। इफ वी ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, हम क्या ड्रॉ करें, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, तो ऐसे केस में इनसाइड चार्ज कितना हुआ, जीरो हुआ। अब इनसाइड चार्ज जीरो होता है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है गॉस लॉ क्या था, क्लोज सरफेस के ऊपर अब क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन करोगे। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, जीरो होगा। तो याद रखना, कंडक्टर के इनसाइड ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जीरो होता है, भले ही उसका शेप स्फेरिकल हो, ओवल हो, अंडे जैसा हो, किसी के भी जैसा हो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कैसा होगा, जीरो होगा। कंडक्टर के लिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है व्हेन वी प्लेस एनी चार्ज ऑन सरफेस ऑफ इट, जब भी उसकी सरफेस के ऊपर हम चार्ज रखेंगे तब। क्यों भाई, चार्ज ऑलवेज कहाँ लाई हो जाता है, सरफेस के ऊपर। क्लियर हुआ यहां तक का, ओके। दूसरी चीज, जब भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, अब सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिलेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज सरफेस को कैसा होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर। मैं लोकली बात कर रहा हूं, बाद में जाके आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड लाइन कैसा भी रैंडमली चेंज हो सकता है, उसके लिए हमें नहीं देख रहा है। बट नियर टू दी सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज सरफेस को कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। अब क्वेश्चन हो सकता है, सर हम कैसे बोले कि भाई परपेंडिकुलर ही होगा, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। मान लिया कि भाई कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, टेढ़ी है और मेढ़ी है, तो भाई देखो ये टेढ़ी मेढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्रॉस है, मतलब सरफेस के साथ कुछ एंगल बना रही है 90 डिग्री के अलावा, वो 30 120 कुछ भी हो सकता है। मान लिया, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएगा, एक तो आएगा सरफेस को पैरेलल और दूसरा आएगा सरफेस को परपेंडिकुलर। तो भाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बट सरफेस को जो पैरेलल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सरफेस के पैरेलल चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्योंकि हमें पता है फील्ड के जो भी कंपोनेंट होते हैं, या तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वजह से चार्ज के ऊपर क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पैरेलल कंपोनेंट की वजह से चार्ज के ऊपर सरफेस को पैरेलल क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब जब फोर्स लगता है तो चार्ज की मोशन कैसी हो जाएगी, एक्सेलरेटिंग मोशन हो जाएगी। कैसी मोशन हो जाएगी, શું થયું, ओके। નથી ને ચેન્જ, अब नहीं होगा।
तो हुआ क्या कि भाई यहां हमारी जो सरफेस है उसके ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर पैरेलल कंपोनेंट की वजह से क्या लगेगा, सरफेस को पैरेलल इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। और हमें पता है फोर्स लगेगा तो मोशन कैसी होगी, चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेटिंग मोशन होगी। और जैसे ही एक्सेलरेटिंग मोशन होगी मतलब चार्ज पार्टिकल सरफेस के ऊपर क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। बट हमें पता है यहां हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसा होगा, स्टैटिक। और स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम बोल सकते हैं चार्ज तो मूव नहीं कर रहे तो पैरेलल कोई फोर्स ही नहीं है, पैरेलल फोर्स नहीं है तो फील्ड का कोई पैरेलल कंपोनेंट ही नहीं है। तो जस्ट जो कंपोनेंट बना वो कैसा होगा, सरफेस को परपेंडिकुलर। रामभाई અને બંને બહાર જવા દો, અડી ગઈ એમને। બંને બહાર જવું છે તો ભાઈ ચોટાડીને બેસો। નહીં તો પછી ક્યાં લાગશે, કઈ જગ્યાએ લાગશે એનું નક્કી નહીં। કઈ વાંધો નહીં, સાંભળજો તમે બી। થોડું તો સમજો। તમારા લીધે શું થાય, આખા ક્લાસની ડિસ્ટર્બન્સ થાય। તમારા બેને તો મસ્તી સૂચતી હોય, બાકીના પણ એમાં શું છે, બાકીના જે સ્ટુડન્ટ છે ને એની ફી તમારા પેરેન્ટ્સ નથી પે કરતા। તકલીફ મને ત્યાં પડે છે। ધારો કે આખા ક્લાસના સ્પોન્સરશિપ તમે લીધેલી હોય, તમે જે કરવું એ કરો। લેવી છે સ્પોન્સરશિપ ફીઝની, બાકીના બધા સ્ટુડન્ટને આપણે ફી માફી, તમારે બે એ બધાનું પેમેન્ટ કરે। બાકીના બધાના ફેસ જો તમે આમ જો કેટલા ખુલ્લા થઈ ગયા। નથી કરવું ને એવું, बरोबर। तो આપણે અહીંયા शांति ध्यान આપો। चलो, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, तो उसमें हमें एक चीज पता चली कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑलवेज सरफेस को कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, ओके। दूसरी चीज इनसाइड फील्ड कैसा मिला, जीरो मिला। अब ध्यान देना, इफ सरफेस को परपेंडिकुलर फील्ड होगा, कोई भी सरफेस को फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो वो सरफेस कौन सी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक में ये चीज हमने पढ़ी थी भाई, ऐसी सरफेस जिसको हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो ऐसी सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, कोई भी कंडक्टर के ऊपर जब भी चार्ज रखेंगे तो उसकी सरफेस एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्ट करेगी। याद रखना, कोई भी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर आप चार्ज रखोगे तो कंडक्टर की सरफेस क्या करती है, एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्ट करती है। क्लियर यहां तक का, ओके। तो ये पहली चीज क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी चीज, यहां हमने क्या किया था, भाई कंडक्टर के ऊपर चार्ज रखा था। अब इस बार हम कंडक्टर के ऊपर चार्ज रखते नहीं है, बट उसको क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं। मान के चलो दिस इज अवर कंडक्टर, जिसको हमने कहां रखा हुआ है भाई, एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। कहां रखा है, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। अब होगा क्या कि भाई कंडक्टर है तो उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्ज होते हैं, तो उसकी वजह से वो चार्ज इजीली मूव करेंगे। अब होगा क्या कि भाई यहां जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहां पॉजिटिव की ओर कौन से चार्ज कलेक्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज अकम्युलेट होंगे, और उसकी वजह से यहां इनडायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज क्या होगा भाई, ओपन होगा। क्लियर हो गया यहां तक का। अब देखो हमारा जो यहां एक चार्ज सरफेस के ऊपर क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। अब एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन देखो, इस डायरेक्शन है, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन जो हमने एक्सटर्नली प्रोवाइड किया है। दिस इज द ई एक्सटर्नल लिख देते हैं यहां। क्लियर। और सरफेस के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ए वाली होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और याद रखना, फॉर कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम होता है। तो दोनों फील्ड एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसल करेंगे। और ऐसे केस में भी हमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है, जीरो मिलता है। क्लियर हुआ। अब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मान के चलो ये फील्ड लाइन जो आ रही है, अब देखो यहां भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ही हमने उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो सरफेस के ऊपर मिलेगा, यहां कौन सा मिला, नेगेटिव, यहां कौन सा मिला, पॉजिटिव। वो स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। अब जैसे ही स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है तो मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, वो सरफेस को कैसी होगी,
परपेंडिकुलर होगी। तो फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, सरफेस को कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और यहां से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को जो लीव करेगी वो भी सरफेस को कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखो नेगेटिव के लिए फील्ड लाइन इनवर्ड जा रही है और पॉजिटिव के लिए अवे, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, जीरो। तो कई बार आपको ऐसे थ्रू द डायग्राम क्वेश्चन पूछते हैं, भाई नीचे टोटल आपको 4 ऑप्शन में जो डायग्राम दिया है उसमें से कौन सा डायग्राम सही है। तो कई बार हमें डायग्राम दिखता गलत होता है, भाई कुछ इस तरीके से है, बट याद रखना जब भी कोई एक्सटर्नल फील्ड में हम कंडक्टर को रखते हैं तो उसका जब कंडक्टर के साथ फील्ड लाइन का इंटरेक्शन होगा तो फील्ड लाइन ऑलवेज कंडक्टर की सरफेस को कैसी होगी, परपेंडिकुलर ही घुसेगी या तो लीव करेगी। तो देखो परपेंडिकुलर एंटर हो रही है, परपेंडिकुलरली क्या कर रही है, लीव कर रही है। क्लियर हो गया। तो एक्सटर्नल फील्ड में भी यह चीज एग्जिस्ट करती है। अब दोनों को कंबाइन करें तब भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। मतलब एक्सटर्नल फील्ड में हमने क्या किया है, कंडक्टर को रखा और उसके ऊपर साथ में क्या रखा है, चार्ज भी रखा हुआ, तो वो सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। बट एक्सटर्नल फील्ड की वजह से उसका थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट इनसाइड फील्ड तो ऑलवेज कैसा रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो याद रखना, यहां से कंक्लूजन पता चल जाना चाहिए, व्हेन वी प्लेस कंडक्टर in external electric field or if we place a charge on a conductor inside electric field, for the conductor always zero. Field line is always perpendicular to the conductor, surface of conductor। उसको कैसी होती है field line, always perpendicular होती है। enclosed charge inside the conductor always कितना होता है, zero होता है, क्योंकि inside field zero हो गया। यहाँ inside field zero है, मतलब net enclosed charge भी कितना होगा, जीरो होगा। तो इनसाइड नेट चार्ज कितना होता है कंडक्टर के अंदर, जीरो ही होता है। क्लियर हो गया, समझ में आया, ओके। तो पहले केस में हमने होल कंडक्टर लिया था, मतलब पूरा कंडक्टर लिया था, उसको रखा था एक्सटर्नल फील्ड में। सेकंड केस में, फर्स्ट केस में उसके ऊपर चार्ज रखा था। दोनों केस में रिजल्ट मिला, इनसाइड कैसा था, जीरो था। अब चेंज कर रहे, इस बार हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर ही ले रहे हैं। दिस इज कंडक्टर, बट इस बार इस कंडक्टर में हम बना रहे केविटी। क्या बना रहे, केविटी। जैसे ही यहां केविटी बनाएंगे, हमने इसके ऊपर एडिशनली कौन सा चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज, और हमें पता है एडिशनल चार्ज ऑलवेज कहां लाई होगा, सरफेस के ऊपर ही लाई होगा। केविटी बनाई तो चार्ज कहां लाई होगा, सरफेस के ऊपर। केविटी मतलब अंदर क्या होगी, केव होगी। क्लियर। तब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगेन जीरो, क्योंकि चार्ज कहां आया, सरफेस के ऊपर। क्लियर। मान के चलो एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं केविटी, दिस इज कंडक्टर और ये उसके अंदर क्या है, केविटी है। उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो फील्ड लाइन कैसे इंटरेक्ट करेगी, सरफेस को परपेंडिकुलर इंटरेक्ट करेगी, और लीव भी कैसे करेगी, सरफेस को परपेंडिकुलर लीव करेगी। कुछ इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी। और ई इनसाइड कितना होता है, इसमें भी जीरो। अब इसका बेनिफिट होगा कुछ, भाई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर हमने क्या बनाया, एक केविटी। केविटी मतलब वहां क्या है, स्पेस है, खाली है। इस स्पेस के अंदर आप रह भी सकते हो। ये वाली जो स्पेस है, इस स्पेस, ठीक है, ये वाली जो इस स्पेस है उसके अंदर भी आप रह भी सकते हो, मतलब खाली है, कहने का मतलब। तो हुआ क्या कि भाई इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, जीरो। तो जब भी कोई कंडक्टर के अंदर केविटी हो और केविटी के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो वो कैसा मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। इफ उसके ऊपर चार्ज प्लेस किया या तो उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, तब भी केविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, जीरो ही रहेगा। और इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। कहां काम आता है ये वाला कंसेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता क्या है, भाई बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मान के चलो उसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। उस डिवाइस को क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो उसको हमें कहाँ रखना चाहिए, मेटल बॉक्स के अंदर। मान के चलो एक मेटल बॉक्स है, तो पूरा मेटल का बन गया, और अंदर का बॉक्स मतलब अंदर खाली होगा तो वो क्या बन गया, केविटी का पार्ट। जब भी उसको एक्सटर्नल फील्ड मिलेगा तो वो फील्ड क्या हो जाएगा, अंदर कैसा हो जाएगा, जीरो। तो उस फील्ड की वजह से हमारा जो अंदर डिवाइस रखा है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगी। और इसी रीजन की वजह से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड
मैग्नेटिक सिग्नल, मतलब इलेक्ट्रिकल वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो सिग्नल आते हैं तो आप देखना लिफ्ट में आपका सिग्नल चला जाता, तो वन काइंड ऑफ क्या बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ही बना कि सराउंडेड क्या है, मेटल, ठीक है। मेटल की वजह से लिफ्ट के इनसाइड सिग्नल उतने अच्छे से नहीं आते, हाँ कहीं कहीं गैप भी है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई कंप्लीटली आपका पूरा शील्डिंग हो गया। इसलिए देखना सैटेलाइट भी होते हैं, तो सैटेलाइट को भी ऐसे ही मेटल केसिंग ही किया जाता है, सराउंडेड क्या होता है, मेटल बॉक्स ही होता है, ताकि क्या हो कि भाई जब भी सनस्ट्रॉम आए, सनस्ट्रॉम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, जैसे में विंड ब्लो होती है ना, वैसे ही सेम काइंड ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एज ए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्पेस में ट्रैवल करते हैं। तो जैसे विंड ब्लो होती है वैसे पूरा स्ट्रॉम आएगा, किसका, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का, उसको हम बोलते हैं सनस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, सनस्ट्रॉम। तो जो सैटेलाइट को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, और सैटेलाइट के जो सिग्नल डैमेज ना हो, मतलब सैटेलाइट को कोई डैमेज ना आए, इसलिए क्या करते हैं, उसको पूरे मेटल केसिंग में रखते हैं, मतलब ऐसे कंपोनेंट जो क्या करेंगे, उसके ऊपर इफेक्ट आएगी किसकी, एक्सटर्नल चार्जेस की, एक्सटर्नल फील्ड की, तो उसको कहाँ रखा जाता है, मेटल बॉक्स में रखा जाता है, ताकि उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई इफेक्ट ना आए। क्लियर हुआ। तो कई बार आप देखना कि भाई न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स आते हैं ऐसे कि जिसमें लिखा होता है कि भाई सनस्टॉर्म की वजह से सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन था अभी कुछ देर के लिए स्टॉप हो गया था, स्टारलिंक सैटेलाइट को डैमेज हुआ, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे आपको, ठीक है। और सनस्टॉर्म की वजह से मतलब क्या होता है, उसमें जो चार्जेस आते हैं उस चार्ज कंडक्टर के ऊपर लगेंगे, या तो एक्सटर्नल फील्ड आएगा, उसकी वजह से अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं वो डैमेज ना हो जाए, तो इसलिए कुछ देर के लिए कम्युनिकेशन क्या किया जाता है, स्टॉप किया जाता है, ये सारी चीजें होती रहती है। क्लियर हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, कंडक्टर के थ्रू एक क्या बनाएंगे, कंडक्टर के इनसाइड केविटी बनाए, और केविटी के इनसाइड फील्ड कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। कई बार आई थिंक इसको इलेक्ट्रिक केज भी बोलते हैं, ऐसा वर्डिंग है, फेरेडे केज, ये वाला कंसेप्ट था वो फेरेडे ने समझाया था शायद, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फेरेडे केजिंग भी बोलते हैं। मतलब एक पिंजरा बनाया है जिसमें हम क्या करेंगे, किसी को बचाने के लिए अंदर रखेंगे, सेफ करेंगे। क्लियर हुआ। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक और कंडक्टर। इसमें एक टॉपिक छोटा सा बाकी है कि भाई कंडक्टर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान देना, मैं एक कंडक्टर कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर ब्रेक हो रहा है कहीं से, टिकट काटने वाला कंडक्टर नहीं है, जो करंट को इजीली फ्लो करने देगा, हीट को भी इजीली फ्लो करने देगा, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट को जो फ्लो होने देता है उसको इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलते हैं, हीट को इजीली फ्लो होने देता है उसको हीट कंडक्टर बोलते हैं। तो ये कंडक्टर, और इसके ऊपर क्या है भाई, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। तो मान के चलो इस कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। लिख देते हैं, लेट कंसीडर अ कंडक्टर with uniform surface charge density, uniform surface charge density सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी कंसीडर की, सिग्मा। अब इसके ऊपर हम एक पिन होल टाइप, पिन होल पता है क्या है, पिन पता है, पिन ઘણા લોકો પિન મારતા હોય ને, હમણાં ક્લાસમાં ચાલુ જ હતી, પિન ના બદલે પેન્સિલ હતી, બરોબર છે, બે માં પી પી આવે, તો એ પિન હોલ मतलब સ્મોલ સાઇઝ નું આપણે શું કરીએ, એક સિલિન્ડર બનાવીએ, પિન હોલ કહી શકીએ આને। क्लियर। तो ये हमने क्या बनाया, स्मॉल, इसका एरिया कितना कंसीडर कर रहे हैं, डी ए,
स्मॉल एरिया कंसिडर किया। क्लियर हुआ? ओके। तो लेट कंसिडर a cylinder of length L, okay, length L and base area स्मॉल ही है बट ए कंसिडर कर ले, बेस एरिया ए एस डायग्राम ही लिखना चाहिए, आपको पता है क्यों? क्योंकि कुशल की नजर ही उतनी तेज होती है ना, इसलिए। तो हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया, ठीक है, और उसका जो बेस एरिया कितना लिया ए, और सिलेंडर की लेंथ कितनी कंसीडर की हमने एल। अब चीज याद रखना, एल कैसा है? स्मॉल है, मतलब हम नियर टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं कंडक्टर के, क्योंकि दूर जाएंगे वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कम होता जाएगा, बट नियर टू सरफेस की बात कर रहे तो एल कैसा होगा? स्मॉल होगा। फोर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड नियर सरफेस ऑफ कंडक्टर। मैं अर्थ बोला था गलती से? नहीं ना, अच्छा, सरफेस ऑफ कंडक्टर एल टेक स्मॉल। एल को कैसा लेंगे? स्मॉल लेंगे। और घुस लो यूजिंग गोस लॉ। गोस लॉ की एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं यहां। क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू एंक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? बट यहां आएगा अंडा, क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। अब देखो यहां जब इंटीग्रेशन की बात करें, अभी हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस को कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो दिस कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस के साथ लिंक फ्लक्स कैसा होगा? 0 होगा। जो भी फ्लक्स लिंक होगा वो सर्कुलर बेस के साथ ही लिंक होने वाला है। तो उसका पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करें E है, और एरिया तो हमें पता है कितना है? A है, तो A लेंगे बाद में, ठीक है। तो देखो फ्लक्स विथ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते। फ्लक्स लिंक विथ कर्व सरफेस, जो कर्व पार्ट है उसके साथ लिंक फ्लक्स, फ्लक्स विथ प्लस क्या आएगा? फ्लक्स विथ आउटर सर्कुलर बेस प्लस क्या आएगा? फ्लक्स विथ इनसाइड सर्कुलर बेस, अंदर का जो सर्कुलर बेस है उसके साथ लिंक फ्लक्स। तो टोटल एक बाहर का फ्लक्स, अंदर का फ्लक्स और कर्व सरफेस के साथ फ्लक्स। जैसे हमने याद करो थीन लार्ज प्लेट शीट थी, उसके साथ लिंक फ्लक्स फाइंड किया था, उसमें कर्व के साथ कितना आया था? 0 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या आएगा? एरिया कितना है? EA, दोनों के सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई EA cos 0 डायरेक्टली EA लिख सकते हैं। प्लस इनसाइड के लिए 0 होगा। क्यों भाई? हमें पता है कि भाई इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इसके साथ लिंक फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो इस बार इनसाइड फ्लक्स भी कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये हमें क्या मिला? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। अब देखो सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट की बात करें, हियर सिग्मा क्यू मतलब एंक्लोज चार्ज। एंक्लोज चार्ज कितना? भाई जितना सिलेंडर के सर्कुलर बेस का एरिया उतना ही क्या बनेगा? एंक्लोज एरिया बनेगा। इफ एंक्लोज एरिया देखो, जितना सर्कुलर बेस का एरिया उतना एंक्लोज एरिया, और पर यूनिट में सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले ही हमने बोली है कितनी है? सिग्मा। तो एंक्लोज चार्ज दैट इज द सिग्मा ए। सो
गोस लॉ में इसकी वैल्यू पुट करें तो देखो ई ए दैट इज द लेफ्ट टर्म, राइट साइड में सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए कट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी आपको कंडक्टर दिया जाए तो कंडक्टर की सरफेस के नियर या तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। थिन लार्ज प्लेट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर हुआ? क्लियर यहां तक का? ओके सुपर। चलो एक खुदा क्वेश्चन आपके लिए। ओके इसके ऊपर हमने क्यू चार्ज प्लेस किया। कितना चार्ज प्लेस किया? क्यू। क्लियर? समझ में आया? ओके इसका सरफेस एरिया, एक साइड का सरफेस एरिया ए है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन? ए वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा नियर द कंडक्टर? चलो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पी पॉइंट पर? तो चश्मा साफ कर लीजिए, युग देखा तो बंद થઈ ઊંઘ આવી ગઈ थी। गुड मॉर्निंग। બોલો આના ઉપર આપણે કેટલો ચાર્જ પ્લેસ કર્યો? ક્યુ। એરિયા કેટલો છે? એક ફેસનો એ છે, બરોબર છે? આ રીતનો સ્લેબ છે તો એને નિયર પી પોઈન્ટ પર ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ કેટલું હશે? ભાઈ સિગ્માના ટર્મમાં તો આવશે જ નહીં, કારણ કે આપણે ચાર્જ ક્યુ આપેલો છે, એરિયા એ છે, તો એના ટર્મમાં આન્સર હોવો જોઈએ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वो आंसर तो नहीं होगा, वो भी बोल देता हूं। आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट सिग्मा के टर्म में आंसर तो रिप्रेजेंट नहीं करना है ना। अभी मैं जस्ट तुवी जी को आंसर दे रहा हूं भाई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जो सोच रहा है वो गलत है। उसका रीजन सिंपल सा है भाई, यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा। यहां भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा। अब देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का फील्ड कैसा जाएगा? अवे। ये वाली भी पॉजिटिव प्लेट कंसीडर कर सकते हैं, उसका भी फील्ड कैसा जाएगा? अवे। तो एक का फील्ड हमें पता है कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट की वजह से। एक लेयर है तो दूसरे लेयर की वजह से भी कितना आया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल करे तो आंसर क्या आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमने अभी कंडक्टर के केस में देखा था वो प्रूव हो रहा है यहां भी, बट हमें क्यू के फॉर्म में चाहिए। अब ध्यान देना, वेरीफाई कर लेते हैं। सिग्मा कितना आएगा? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन क्या आएगा? एरिया। एरिया कितना है? ट्वाइस आएगा, क्योंकि फ्रंट का ए एरिया और दूसरी साइड का भी ए एरिया। ऊपर का एरिया उतना इंपैक्ट नहीं करेगा तो उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो आया कितना? क्यू बाय 2a। तो हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो ये क्या था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। फाइनली यह होता है खत्म। अब देखो भाई टेक्स्ट बुक में देखते हैं। तो क्यों भाई जसवंत लखे छे माही होमवर्क? अभी होमवर्क करना है तो क्लास में तो क्या करेगी? फिजिक्स में तो तू कल भी होमवर्क कर रही थी, आज भी होमवर्क कर रही है। अजय सर ने ऐसा बोला था फर्स्ट बेंच पे बैठ के होमवर्क करना है, नहीं ना? तो यहाँ ध्यान दो, रख दो। हाँ इतना ही, बाकी वो घर से करना चाहिए। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वो घर पे करना चाहिए। घर पे क्या करते हो आप? भाई आओ ने। यस देखो यार, फर्स्ट इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0।
भाई कंसीडर करने के लिए बोला है कंडक्टर है, न्यूट्रल है या तो चार्ज है। देयर में ऑल्सो बी एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल फील्ड भी प्रेजेंट हो सकता है इन द स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, फिक्स हो गया अभी। व्हेन देयर इज नो करंट इनसाइड और सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कोई भी करंट नहीं है, मतलब चार्ज का फ्लो नहीं है, मूविंग चार्ज नहीं है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कैसा होगा, जीरो होगा एवरीवेयर। कहा, इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कैसा होता है, जीरो होता है। दिस फैक्ट कैन बी टेकन एज द डिफाइनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, अ कंडक्टर हैज द फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ही हम डिसाइड कर सकते हैं कोई मटेरियल कंडक्टर है या नहीं है। कई बार ऐसा एमसीक्यू में पूछा जाता है कि भाई आपके पास दो मटेरियल, ठीक है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा मटेरियल कंडक्टर है या नहीं है। कई बार हम बोलते हैं कि उसको ठोकेंगे, जिसमें इको मिलेगा, ऐसी आवाज आएगी तो हम बोलेंगे वो कंडक्टर है। जिसमें साउंड दब जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। तो ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखना है। इफ इनसाइड फील्ड जीरो हुआ तो हम उसको बोलेंगे कंडक्टर, ठीक है। इफ इनसाइड फील्ड जीरो नहीं हुआ तो वो क्या है, इंसुलेटर है, याद रखो, ठीक है। तो कंडक्टर को ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी आपको पूछ सकते हैं, ये देखो स्टेटमेंट ये वाले पूछेंगे खास तौर पर, राइट डाउन द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। तो उसमें ए वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, सेकंड ए वाली। एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। जो मैंने बोला था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज सरफेस को कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। कंपोनेंट वाला मामला ही यहाँ आपको समझाया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स हो गया, अभी जो चार्ज है वो स्टेशनरी है, मूव नहीं हो रहे। तो ऐसे केस में स्टैटिक सिचुएशन में कंडक्टर के अंदर नेट एक्सेस चार्ज कितना होता है, जीरो, मतलब एक्सेस चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि हमने जब गॉसियन सरफेस बनाते तो एनक्लोज चार्ज कितना हुआ, जीरो। क्यों भाई, फील्ड जीरो था इसलिए। तो उसका मतलब क्या है, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, सरफेस के ऊपर कैसा होगा, सेम होगा। इनसाइड फील्ड कितना होता है, जीरो। तो आपको जो भी वर्क करना पड़ेगा वो कहां तक का करना पड़ेगा, सरफेस तक का, अंदर एक्स्ट्रा वर्क की जरूरत नहीं है। तो सरफेस के ऊपर देखो या अंदर देखो, पोटेंशियल एवरीवेयर कैसा होगा, सेम ही होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। थ्रू आउट द वॉल्यूम मतलब अंदर कहीं भी जाओ पोटेंशियल सेम होगा, और थ्रू आउट द सरफेस भी कैसा होगा, सेम ही होगा। दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या तो नियर टू द सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एन कैप, दैट इज शोज द डायरेक्शन। और डायरेक्शन यहां कौन सी होगी, सरफेस को परपेंडिकुलर। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो मैंने बताया था, वो स्पेशली ये अलग से पूछते हैं कई बार 2 मार्क्स में, ठीक है। साइड कॉर्नर थियरी के तौर पर आप इसको रट सकते हो, जनरली नहीं होती बट कई बार गलती से आ जाए तो। कंसीडर द, आपको कंडक्टर के लिए बोला है कि भाई इनसाइड फील्ड कैसा होता है, जीरो, जो केविटी वाला मामला था ना वही, ठीक है। और इनसाइड फील्ड जीरो होता है तो ऐसे केस में आपको कोई भी एक्सटर्नल फील्ड की इफेक्ट नहीं होगी। हाँ, ड्यूरिंग द लाइटनिंग भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है थ्रू आउट द कंडक्टर पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इनसाइड फील्ड कैसा होता है, जीरो होता है। अब जब पोटेंशियल यहां कहीं भी देखो सेम है, तो यहां हमने टच किया, यहां टच किया, मतलब यहां एक हाई टेंशन की लाइन जा रही है, 5000 वोल्ट का उसमें पोटेंशियल जा रहा है। दोनों लाइन को मैं पकड़ लूं ना तो कल यहां नहीं होगा। क्यों भाई, एक का पॉजिटिव होगा दूसरे का नेगेटिव। मान के चलो एक ही लाइन को मैं ऐसे पकड़ के झूल रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों भाई, पोटेंशियल कैसा है, सेम है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, I2R के हिसाब से हीट जनरेट नहीं होगी। 10th में आपने पढ़ा था, पावर P इज इक्वल टू I2R, हीट मतलब I2RT। तो I2RT करंट फ्लो होगा तो जाके हीट जनरेट होगी ना। अब करंट फ्लो ही नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो हीट जनरेट नहीं होगी। तो आपके साथ कोई हादसा नहीं होगा। बट मान के चलो आपने 2 लाइन ऐसे पकड़ के खड़े हो बाहुबली बन के,
तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही बाहुबली हो, ठीक है, बाद में लेट बाहुबली हो जाओगे। समझ में आया? तो भाई ध्यान रखना, मतलब इसीलिए देखना, जो बंदा मतलब पावर फिटिंग करने आता है ना, उसका काम क्या है, रबर के स्लीपर पहनता है और देन आफ्टर वो प्लग में उंगली करता। एक प्लग में उंगली करोगे तो दिक्कत नहीं है। अब हमारी दिक्कत क्या है, हम थोड़े से ही एक्सपेरिमेंट देखते हैं, पूरा नहीं देखते। वो दिखाता है, देखो मैंने रबर के स्लीपर पहने, वो बोलता, हम बोलते हैं हाँ, बाद में वो क्या करता है, एक प्लग में चालू करता है, दिखा हाँ, अब उंगली करता है, कुछ हुआ ना, तो हम भी कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। हम क्या करते हैं भाई, देखो बाद में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसी को तो बुलाएंगे ना, पेरेंट्स को बुलाएंगे, पेरेंट्स आएंगे, देखो पापा मैं एक चीज दिखाता हूँ, चप्पल पहने हैं, रबर के स्लीपर दिख रहे पापा आपको, हाँ, पापा बोलेंगे हाँ। बाद में हम क्या करें, देखो पापा प्लग चालू किया, दिख रहा है, पापा बोलेंगे हाँ। तो अब बोलेंगे भाई देखो पापा मैं प्लग में उंगली कर, पापा बोलेंगे भाई उंगली मत कर, नहीं पापा मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरे पर भरोसा करो, हमारे सर ने पढ़ाया था, मुझे एक इलेक्ट्रिशियन ने समझाया था, प्लग में उंगली करेंगे और धन धनाटी चालू। भाई देखो तो सही, हमने हाथ कहाँ लगाया है? वो जो इलेक्ट्रिशियन है ना, वो एक ही हाथ ऐसे उंगली कर रहा था, हम तो यहाँ हाथ लगा के उंगली करेंगे। तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ जीरो पोटेंशियल और प्लग में कुछ था, करंट फ्लो हुआ और दे देना दे, ठीक है। तो हाँ, ये चीजें अच्छे से देखनी चाहिए। પછી પપ્પા તો બધું બંધ કરે ને પછી અલગથી સર્વિસ કરે, એ અલગ છે એમ। એટલે એક્સપેરિમેન્ટ વ્યવસ્થિત જોવાનો એમ। સૌથી પહેલી વસ્તુ તમે ક્યારેય જાઓ તો ઓબ્ઝર્વેશન વ્યવસ્થિત લેવાનું। એટલે એમ કે ભાઈ પ્રેક્ટિકલનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ છે। હું ઘણીવાર તમને કહું છું બધું ટ્રાય કરવાની, બરોબર છે, પણ જે ખરેખર ટ્રાય કરો ને તમે બીજા દિવસે ફી ભરવા લાયક બચો, એવા જ એક્સપેરિમેન્ટ હું કહું છું, નહીં તો પછી અમારે તકલીફ પડે, बरोबर છે। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का ड्यूरिंग द लाइटनिंग भी आप यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपने जो कार है ना उसकी विंडशील्ड क्लोज कर दो, कार बनी होगी मेटल की, तो एटलीस्ट थोड़े बहुत बच पाओगे, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। अब हम चले जाते 2.6 तक के तो न्यूमेरिक हो गए थे। 2.7 की बात करते हैं। कॉम है रन थ्रू, मतलब दौड़ रहा है क्या? नहीं भाई, हाँ मेरे बाल में नहीं, आपके बाल में, ठीक है, ऐसा कर रहे हैं। कॉम रन थ्रू वंस अ ड्राई हेयर अट्रैक्ट द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। व्हाई, मतलब क्यों अट्रैक्ट करता है? लास्ट चैप्टर में समझाया यही था। व्हेन वी रब द कॉम विद द ड्राई हेयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप ऑन द कॉम, और व्हेन वी प्लेस द small piece of the paper near to the comb, non-uniform electric field generate the dipole inside the small piece of paper। वो क्या करेगा, डायपोल जनरेट करेगा, इंड्यूस करेगा। और when we place the dipole in non-uniform electric field, it move towards the strong field। मतलब कहाँ मूव होगी? towards the comb, that's why। अब उसके बाद जो बताया था वही, ordinary rubber is an insulator but the special rubber tires of the aircraft are made slightly conducting। why is this necessary? तो भाई प्लेन उड़ रहा है तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा। अब चार्ज डेवलप होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से स्पार्क क्रिएट हो सकता है। तो चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए जब रनवे के ऊपर प्लेन आएगा तब क्या होगा, जो उसके ऊपर चार्ज डेवलप हुआ है वो कहाँ चला जाए, ग्राउंडिंग हो जाए। इसलिए रबर के जो टायर होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, थोड़े बहुत कंडक्टिंग बनाए जाते हैं, क्योंकि जब प्लेन उड़ेगा तो थ्रू द फ्रिक्शन विंग्स के ऊपर और उसकी सरफेस के ऊपर स्टैटिक चार्ज डेवलप होगा, और वो चार्ज की वजह से क्या हो सकता है, स्पार्क हो सकता है। ऐसा ना हो इसलिए रबर के टायर कैसे बनाए, मतलब कंडक्टिंग रबर के होते हैं। वो आपने ट्रक भी देखे होंगे जो फ्यूल को ले जाते हैं, उस टैंकर के नीचे ऐसे वायर नीचे जा रहा होगा, कंडक्टिंग वायर होगा, और वो ऐसे रास्ते के ऊपर जाता होगा, घिसता होगा। क्यों भाई? टैंकर के ऊपर मान के चलो कोई स्टैटिक चार्ज डेवलप हुआ तो वो स्टैटिक चार्ज कहाँ चला जाएगा, पूरा ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, और फ्यूल होगा वो बर्न नहीं होगा। कई बार आपने डिस्कवरी या तो नेशनल जियोग्राफिक चैनल के ऊपर ऐसे एपिसोड्स भी आते हैं, ठीक है, मुझे उस शो का नाम अभी याद नहीं है, बट उसमें ऐसा आता था भाई आप क्या करोगे इसके बाद, मतलब कुछ ऐसे आपके साथ ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ ऐसे सीन हो जाते हैं, ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, तो उसके बारे में समझाते। उसमें एक बंदा, मैंने एक एपिसोड देखा था, उसमें एक बंदा क्या करता है, एक प्लास्टिक का कैन लेके फ्यूल भरवाने जाता है पेट्रोल पंप के ऊपर। इसीलिए लिखा होता है पेट्रोल पंप के ऊपर क्या, वे प्लास्टिक ना डब्बा के कैन में पेट्रोल भरी आपवामां आवशे नहीं। क्यों भाई?
प्लास्टिक के कैन नॉन कंडक्टिंग होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। कई मान के चलो ऐसे हम जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी घिसते जा रहे हैं और उसमें स्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया और बंदे को बोल रहे भाई इसमें आप पेट्रोल भर दो, स्टैटिक चार्ज की वजह से मान के चलो स्पार्क क्रिएट हुआ, फ्यूल बर्न होगा, ठीक है, पेट्रोल पंप फ्यूल बन जाएगा बाद में, ठीक है, पेट्रोल पंप હતું એમ થઈ જાય, એને भी આપણે કહેવા છે લેટ पेट्रोल पंप, ठीक है। तो इसलिए देखना जो भी गाड़ी के टैंक होते हैं वो भी कंडक्टिंग ही होते हैं, मेटल के होते हैं, ताकि क्या स्टैटिक चार्ज होगा ना कंडक्शन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ग्राउंडिंग हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर हुआ? देखो उसके बाद सी व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव द मेटालिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग द मोशन, वाई समझा दिया। उसके बाद पंछी है, ठीक है, बेयर हाई पावर लाइन, इसका मतलब क्या होता है, बर्ड्स परचेज मतलब खरीद रहा है, अच्छा पकड़ रहा हुआ है, वायर को बेर, बेर मतलब बनने नो હોય ભાઈ, તો पंछी लेट पंछी થઈ જાય, ખુલ્લું ને, हाँ कपड़ा वगरનો वायर, नंगा वायर, तो बेर मतलब खुला वायर होता है। अभी आप देखो हाई टेंशन की लाइन होता है ना, उसके ऊपर कोई जैकेट नहीं होता, घर के अंदर जो वायरिंग किया जाता है उसके ऊपर बफर जैकेट होता है, मतलब अंदर कॉपर का वायर होगा और उसके ऊपर रबर का जैकेट होगा। बट जो हाई टेंशन की लाइन जाती है वो कंप्लीटली एल्यूमिनियम वायर से बनी होती है और उसमें कोई ऊपर जैकेट नहीं होता, फिर भी उसके ऊपर अभी रेनी सीजन में खास तौर पर आप देखना कबूतर बैठे होंगे उसके ऊपर, ठीक है, शांति से बैठे होंगे, उसको कुछ नहीं होता। और हमारे लिए नीचे इंस्ट्रक्शन लिखे भाई અહીંયાથી वो हाई पावर ની લાઈન પસાર થઈ છે, वो અટકચાળા કરવા नहीं, बरोबर है, हम करवा જ नहीं, वो तो नहीं करवा જ नहीं हम। और हाँ उसके ऊपर एक स्कल बना होगा और उसके नीचे ऐसे 2 हड्डी लगी होगी, ठीक है, और उससे हमें पता चल जाएगा यहाँ कुछ खतरा है। हिंदी में भी लिखा होता है खतरा और इंग्लिश में लिखा होता है डेंजर। गुजराती નથી લખેલું હોતું शायद, નથી હોતું ને, हाँ કારણ કે તમને ગુજરાતી આવડતું નથી, नहीं ये लोगों એવું માનવું છે એમ। अब देखो तो क्या बोला है, नथिंग हैपेंस टू अ बर्ड, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टचेस दिस सेम लाइन, हाँ सही शक्तिमान हो जाएगा, ठीक है। रियलिटी में आपको वो सारा फ्लेम दिखेगा, शक्तिमान दिखेगा, ठीक है। टच द ग्राउंड सेम लाइन गेट्स द फैटल शॉक। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऐसे पकड़ के राजू वाला पोज देके वो खड़ा है, ठीक है। अब क्या हुआ, हाई पोटेंशियल ग्राउंडिंग दैट इज द जीरो पोटेंशियल। अब हाई पोटेंशियल टू जीरो मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, अंदर जो वाटर है क्या बनेगा, वेपर बनेगा। वेपर बनेगा तो ड्यू टू लैक ऑफ वाटर हमारी बॉडी रहेगी नहीं, अंदर सोल नहीं रहेगी, ठीक है। हम सोलफुल इंसान नहीं रहेंगे सोलो इंसान हो जाएंगे, सोललेस, ओके सोललेस इंसान। अब बाद में इंसान थोड़ी ना बोलेंगे, डेड बॉडी बोलेंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब हमें देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक और डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बट डाइलेक्ट्रिक को जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तब उसके साथ क्या होता है वो हमें देखना, मतलब इसमें हम पोलराइजेशन के बारे में देखेंगे। याद रखना देयर आर 2 टाइप ऑफ द मटेरियल, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। कॉमनली दोनों को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। और अच्छा सा एक नाम बता दे तो इंसुलेटर बोल दो। ओके इंसुलेटर। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक में मान के चलो कि भाई हमारे पास कोई एक डाइलेक्ट्रिक है। क्या है, 2 टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। केमिस्ट्री में आपने ये सारी चीजें पढ़ी है, इसलिए सबसे पहले यादव जी बोलेंगे। बोलो यादव जी। हाँ व्हाट इज पोलर, तो जो अर्थ का नॉर्थ पोल होता है उसका जो ये रीजियन हुआ दैट्स कॉल्ड द पोलर रीजियन।
हाँ, जिसमें आयंस प्रेजेंट हो। ओके, केमिस्ट्री में ऐसी कुछ डेफिनेशन आती जिसमें आयंस प्रेजेंट हो। अच्छा, एक वाटर, पानी के अंदर मैंने कुछ डिसोल्व किया, उसमें Na+Cl- आयन बन जाते हैं ना, तो उसको डाइपोल बोलेंगे क्या? देखो ये पोलर मटेरियल है, आप देखना सबसे बेस्ट एक होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो चीज होती है ना, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब जो सोल, अच्छा, पानी के अंदर मैंने सोल्ट को डाला तो पानी के अंदर सोल्ट डिसोल्व हो गया, तो पानी क्या बना? वाटर सॉल्वेंट एंड सॉल्ट ए सॉल्यूट। तो भाई कॉम्प्लेक्स न करो, मारे सिंपल क्वेश्चन है। सोलवेंट मतलब पानी सोलवेंट है ना? ओके, यादव जी अब इसको समझा दो शांति से। भाई હું ક્વેશ્ચન કરું છું કે ભાઈ પાણીની અંદર મેં મીઠું નાખ્યું તો એમાં પાણીને શું કહેવાય, મીઠાને શું કહેવાય? તો તું કે બેયને તો સર સોલ્યુશન કહેવાય। પણ પહેલા સાંભળ તો ખરા, તો સોલ્યુટ આएगा ना पानी। ઓકે, સોલ્વેન્ટ, સોલ્વેન્ટ। હા ભાઈ, કેમિસ્ટ્રી મારું બહુ સારું નથી, બરોબર છે। सो सॉल्वेंट, तो वाटर सबसे अच्छा सॉल्वेंट है, ऐसा आपने कहीं पढ़ा होगा। क्यों भाई? क्योंकि वो पोलर मटेरियल, जो पोलर मटेरियल होता है वो सॉल्वेंट भी कैसा होता है? अच्छा होता है। ठीक है, सो पोलर मटेरियल एंड नॉन पोलर। तो पोलर में क्या होता है कि जब हम मोलेक्युलर लेवल पर देखें तो मोलेक्युलर लेवल पर डाइपोल मोमेंट कैसी होती है? नॉन जीरो। मतलब एक मोलेक्यूल हम H2O का उठाए तो उसके पास डाइपोल मोमेंट कैसी होगी? नॉन जीरो होगी, मतलब कुछ डाइपोल मोमेंट होगी। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? पोलर मटेरियल। तो इफ डाइपोल मोमेंट को P से इंडिकेट करते हैं, मोलेक्युलर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर मटेरियल। इफ डाइपोल मोमेंट कौन से लेवल पर भाई? मोलेक्युलर लेवल पर या तो एटॉमिक लेवल पर देखे तो कैसे मिलेगी? जीरो मिलेगी। सॉरी, कैसे मिलेगी? जीरो। तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मटेरियल। इसके एग्जांपल आपको पता ही है, पोलर के कौन आएगा? एक तो H2O, HCl, CO भी आता है ना? CO नहीं आता? आता है। नॉन पोलर की बात करें तो CO2 होगा, O2 होगा, O2 देन H2 ले सकते हैं। मतलब सारे एटम, मतलब कंपाउंड के फॉर्म में नहीं होगा तो सारे एटम को हम कैसे बोलेंगे? नॉन पोलर। क्लियर? अब देखो मतलब क्या हुआ, पोलर के पास ऑलरेडी डाइपोल है, बट सारी डाइपोल कैसी है? रैंडम है। जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल पैरेलल टू फील्ड क्या होती है? अलाइन होती है। मतलब मान के चलो भाई यहाँ पूरा क्लासरूम लौंडे लोगों का है, ठीक है। अब पहले हम एक छोटी मोटी हीरोइन को ला रहे विद्या बालन, तो भाई अब देखो जैसे मैंने विद्या बालन बोला, टीचर ने कहा सर શું આવી લાવ્યા હવે તમે, બરોબર છે, આવી બકવાસ હિરોઈન। ભાઈ લાવ્યા એટલે ઘણા લોકોને કેવું હોય કે ભાઈ એટલા સ્મોલ ફિલ્ડ થી જ ઇન્ટરેક્શન થઈ જાય, એટલે મોમેન્ટ પહેલા તો આ બાજુ હતી ડાયરેક્શન, અહીંયાથી જેવી વિદ્યા બાલનની એન્ટ્રી થઈ એટલે મુંડી આમ થઈ ગઈ, બધાની ના થઈ, અમુક લોકોની પરમેનન્ટ થઈ ગઈ। હવે ભાઈ મને મતલબ શું થયું, હલો 100 હતા એમાંથી 10-15 જણા એ બાજુ જોવા લાગ્યા, तो मतलब क्या हुआ, पहले रैंडम थे, डाइपोल अलाइन हो गई। क्लियर? अब भाई इससे मजा नहीं आया तो हम लेके आए ऐश्वर्या को, तो भाई 50-70% लोग थे उनका डाइवर्जन हो गया, अभी भी 30% कुछ सख्त लौंडे लोग थे, ठीक है। अब भाई सनी लियोन तो होगा क्या, सारे एक ही डायरेक्शन में, तो फील्ड स्ट्रॉन्ग हुआ।
ભાઈ અમે હવે લગ્ન થઈ ગયેલા હવે સપનામાં આવે ને તોય અમારે આમ કરવું પડે નહીં તો બીજા દિવસે છે ને પછી આમ આજે સાલો વાહો બહુ દુખે છે बराबर तो भाई कहने का मतलब क्या है, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो वैसे जो रेंडमनेस थी डायपोल की वो कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे फील्ड स्ट्रॉन्ग करेंगे वैसे रेंडमनेस कम हो गई, मतलब डायपोल पैरेलल टू फील्ड क्या होती जाएगी, अलाइन होती जाएगी। तो याद रखना जो ये पोलर मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होती है, डायपोल पैरेलल टू फील्ड अलाइन होती है। और ये जो इवेंट हुई उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, और उसके लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट्स कॉल्ड द पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, पोलराइजेशन। और उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल पी। क्या यूज करते हैं, कैपिटल पी। पोलराइजेशन मतलब क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, पी टोटल मतलब एक मोलेक्यूल की, दूसरे मोलेक्यूल की, तीसरे मोलेक्यूल की, ऐसे सारे मोलेक्यूल की हम टोटल डायपोल मोमेंट करें और डिवाइडेड बाय क्या करें, वॉल्यूम करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। डायपोल मोमेंट, टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स कॉल्ड द पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और इसका यूनिट, और डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर, और वॉल्यूम का आया मीटर क्यूब, तो अल्टीमेटली यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो व्हेन वी प्लेस द पोलर मटेरियल इन, वैसे नॉन पोलर के साथ भी होगा, कैसे होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। पोलर में पहले समझ रहे कि भाई डायपोल थी, मोलेक्युलर लेवल पर ऑलरेडी डायपोल थी, जब भी हमने एक्सटर्नल फील्ड में उसको रखा, मान के चलो इस तरीके से है, दिस इज अवर सब्सटेंस, और उसमें डायपोल कैसी है, रैंडम है। ये जो एरो है ना वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। जैसे इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो धीरे धीरे डायपोल क्या हुई, फील्ड को ऑलमोस्ट पैरेलल अलाइन हो गई, कुछ इस तरीके से। दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक्सटर्नल फील्ड में पहले देखो रैंडम थी, तो नेट डायपोल मोमेंट जब वेक्टर एडिशन करेंगे ना पोलर का तो जीरो ही होगा, बट एक्सटर्नल फील्ड में वो कैसे हो जाती है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू फील्ड। क्लियर हुआ। तो उसकी वजह से हमें जो एक इवेंट मिली, मतलब एक जो चीज मिली, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, देखो अभी रेंडमनेस है कुछ हद तक, जितना फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी रेंडमनेस कम हो जाएगी, डायपोल पैरेलल टू कैसी हो जाएगी, कंप्लीटली फील्ड हो जाएगी। कल हमने जो न्यूमेरिक देखा था हीट जनरेट वाला डायपोल का, याद आ रहा है, जिसमें एक्सटर्नल फील्ड में डायपोल कैसी थी, 1 मोल सब्सटेंस के लिए पहले आंसर गलत आया था, बाद में क्वेश्चन में हमने वेरीफाई किया, लास्ट में हमने 1 मोल का एवोगेड्रो मल्टीप्लाई किया था, याद आ रहा है, एवोगेड्रो, ठीक है। हाँ, तो वही चीज यहाँ हो रही है कि भाई फील्ड, वहां लिखा भी था ना, फॉर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखा था, कंसिडर द हियर द एक्सटर्नल फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल डायपोल आर अलाइन टू द पैरेलल टू द फील्ड। तो टोटल डायपोल सारी पैरेलल टू फील्ड अलाइन हो गई, अब फील्ड इंक्रीज करो। तो क्या एक भी डायपोल ऐसी है कि जिसकी वजह से आपका डायपोल मोमेंट इंक्रीज होगा? भाई देखो सिंपल सी चीज है, 100 स्टूडेंट थे, सारे स्टूडेंट एक ही डायरेक्शन में देख रहे, ठीक है। अब कोई भी ला दे, 3-4 सनी लियोनी ला दे, तो क्या भाई वो 100 को कोई इफेक्ट होगी क्या? उसकी तो डायरेक्शन ऑलरेडी चेंज हो गई। अब 100 मतलब एक एक्स्ट्रा पर्सन आएगा तो हम बोलेंगे बट डायपोल मोमेंट इंक्रीज हुई। अब जो भी डायपोल थी रैंडम थी, सारी डायपोल अलाइन टू द फील्ड हो गई, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि भाई हम एक्स्ट्रा फील्ड दे और हमारी डायपोल पैरेलल टू फील्ड अलाइन। तो इसको हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड स्टेट। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड स्टेट। अब एक्स्ट्रा फील्ड कितना भी इंक्रीज करो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कोई डायपोल के ऊपर। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि भाई हमारा जो डायपोल पोलराइजेशन है वो सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच गया। अब उससे ज्यादा कोई भी फील्ड दे दो आपके पोलराइजेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगी। क्लियर हुआ? समझ में आया? और याद रखना ऐसा देखा गया थ्रू द एक्सपीरियंस, P प्रोपोर्शनल टू, मतलब पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? पोलराइजेशन P प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही पोलराइजेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहां P की पावर कितनी है? 1। इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कितनी है? 1। तो याद रखना जब भी इस रिलेशन को फॉलो कोई करेगा
तो उसको हम बोलेंगे लीनियर आइसेंट्रोपिक, लीनियर आइसेन है या आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक ही होगा, आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक। देखो हर पोलर मटेरियल के लिए, मतलब हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए ये वाला रिलेशन फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल P प्रोपोर्शनल टू E वाला रिलेशन फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं है, बट जो डाइलेक्ट्रिक P प्रोपोर्शनल टू E वाला रिलेशन फॉलो कर रहे उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। और हमें ये जो हमारा चैप्टर है या तो थ्रू द सिलेबस लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक के साथ ही डील करना है, कॉम्प्लेक्स के साथ हमारा कोई डीलिंग नहीं होने वाला। क्लियर हुआ? तो P प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना पोलराइजेशन बढ़ेगा। कब तक होगा? अप टू सैचुरेटेड स्टेट। सैचुरेशन आने के बाद कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओ, पोलराइजेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्लियर हुआ? ओके। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करें, कांस्टेंट पुट करें। क्या दिया है देखो तो, P इज इक्वल टू एक्स नहीं है, चाय, चाय, चाय पीजिएगा। वो वायरल हुआ था ना, देखो सुशाला कोनी बुक છે તારી છે ને, બરોબર છે, तो उसमें वो गलत है। P इज इक्वल टू क्या लिखा है, चाई E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहाँ साथ में एप्सिलॉन नोट भी मल्टीप्लाई करना है। दिस इज करेक्ट रिलेशन, याद रखना। ये वाला रिलेशन सही है, बाकी का इफ आपकी बुक में लिखा है P इज इक्वल टू चाई E, तो वो रिलेशन गलत है। इसको रीड करते चाय, हमारे सर अलग प्रोनाउंसिएशन भी करते थे, जाय करते थे। जाय भी अलग एक आता है, जाय ऐसा आता है। वो ग्रीक लेटर की आप डिक्शनरी है ना, अपने 11th में था, उसमें देख लेना, पता चल जाएगा। हमारे सर भी जाय बोलते थे, बाद में पता चला कि भाई प्रोनाउंसिएशन मेरा ही गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं, चाय जाय जो भी बोलना हो, बट लिखना ऐसे है। लेमड़ा होता है ना, बस उसको थोड़ा सा लंबा कर देना। ठीक है, हाँ, और बाजू में ये चिपका देना। हेलो, नीचे नीचे। अब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इट इज डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस। बाद में बातें कर लेना भाई, कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा। अब इफ डायमेंशन, मान के चलो एप्सिलॉन नॉट नहीं रख रहे हो ना, तो ये आपको डायमेंशनलेस मिलेगा ही नहीं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट नहीं करोगे, यहां नहीं रखोगे, तो ये चाहे डायमेंशनलेस बनेगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एग्जैक्टली डायमेंशनलेस होती है, याद रखना। ठीक है, तो वो जो आपका फॉर्मूला है वो गलत है, उसमें इतना सा करेक्शन कर देना, एप्सिलॉन नॉट साथ में मल्टीप्लाई कर देना, तो हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक का? तो ये क्या था हमारा भाई, पोलर मटेरियल लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक के लिए हमने जो रिलेशन था वो देख लिया। इसमें आपको खास तौर पर ज्यादा इतना पूछेंगे नहीं, बट जो भी पोर्शन काम में आएगा ध्यान देना, उसमें एक आएगा यूनिट आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछते हैं। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकते हैं। क्या आएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर देखा था ना हमने। ठीक है, तो उस हिसाब से आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो। क्लियर यहाँ तक का? ओके। अब बात करते हैं नॉन पोलर की। जब नॉन पोलर को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा, तो भाई पोलर में क्या था, ऑलरेडी डाइपोल थी, उसमें डाइपोल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में रखा, डाइपोल पैरेलल टू फील्ड अलाइन हो गई।
बट नॉन पोलर मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, लाइक एज मैं बात करूं यहाँ, दिस इज द हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, यहाँ H और यहाँ हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा, सराउंडेड एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर पाथ है उसका सेंटर कहाँ आएगा, न्यूक्लियस के ऊपर ही आएगा। और जब हमें प्रोटॉन की बात करें वो भी सेंटर के ऊपर है। तो अभी चार्ज का स्प्लिटिंग कुछ हुआ है क्या, नहीं, जहां पॉजिटिव चार्ज का सेंटर वहां ही नेगेटिव चार्ज का सेंटर। तो डायपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन थी क्या था, डायपोल किसको बोलते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस तो होना चाहिए। अब जैसे इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, कहां रखा, एक्सटर्नल फील्ड में, तो भाई देखो यहां पॉजिटिव, यहां क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ है वो स्लाइटली लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो जो नेगेटिव का सेंटर यहां था वो थोड़ा सा कैसा हो गया, शिफ्ट हो गया। सो दिस इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस बार क्या हो गए, सेपरेशन हो गया। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखो दिस इज द नेगेटिव चार्ज, यहाँ कौन सा है, पॉजिटिव का सेंटर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो व्हेन वी प्लेस द नॉन पोलर मटेरियल इन एक्सटर्नल फील्ड, when we place the non-polar material in external field, dipole will induce along the external electric field. dipole induce होगी, induce मतलब बनेगी, पहले तो प्रेरित होगी, ऐसा बोल सकते हैं। वे डायपोल थी नहीं, डायपोल उसमें क्या बनेगी, उसको हम बोलते हैं इंडक्शन, इंड्यूस होना। तो यहाँ डायपोल क्या होगी, इंड्यूस होगी, बट कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ। तो वहां भी हमें पोलर में ऐसा ही मिला था, वहां रैंडम थी, बट पैरेलल टू फील्ड अलाइन होगी। तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ पोलराइजेशन देखने को मिलता है, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब देखो ये हमें कैपेसिटर में काम आने वाला है, तो इसीलिए मैं अभी से थोड़ा सा समझा देता हूं। मान के चलो हमने एक डाइलेक्ट्रिक है, उसको दो प्लेट के बीच में रखा हुआ, मेटालिक प्लेट के बीच में। ए वाली मेटालिक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरी मेटालिक प्लेट कैसी है, नेगेटिव। कैसी है, नेगेटिव। फिर से मैं इसको समझाने ही वाला हूं जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तब, बट अभी पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। अब देखो ये मटेरियल है, उसमें मान के चलो पोलर मटेरियल है, तो डायपोल कैसी होगी, पहले तो सारी डायपोल कैसी होगी, रैंडम होगी। अब डायपोल कैसे सेट हो जाएगी, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो रैंडम डायपोल थी वो पैरेलल टू फील्ड अलाइन हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। एरो है वो क्या शो कर रहा है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहां कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। यहां कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। और जो डायपोल का हेड है वहां क्या बनेगा, एरो का हेड, पॉजिटिव चार्ज। अब हो क्या रहा है कि भाई एडजेसेंट जो डायपोल है, नेबरिंग जो एडजेसेंट डायपोल है, उसमें क्या हो रहा है, एक का पॉजिटिव चार्ज दूसरे के नेगेटिव चार्ज के ऊपर ओवरलैप होगा, मतलब उनके बीच ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा। तो यहाँ आपका चार्ज की इफेक्ट कैसी हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ डायपोल नहीं रहेगी। यहाँ भी देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट आपका जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी सरफेस के ऊपर आपको चार्ज मिलेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज मिलेंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब हुआ क्या, ध्यान देना, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक की सरफेस के ऊपर मिला ड्यू टू पोलराइजेशन, दैट्स व्हाई इसको हम लिखते हैं सिग्मा पी। क्या लिखते हैं, सिग्मा पी। सेम तरीके से यहां देखो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ ड्यू टू पोलराइजेशन, उसको भी हम क्या लिखेंगे, सिग्मा पी। बट यहां नेगेटिव है, दैट्स व्हाई माइनस सिग्मा पी। यहां क्या आएगा, प्लस सिग्मा पी। तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिली है वो कहाँ है भाई, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की सरफेस के ऊपर। इसको हम बोलते हैं पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, पोलराइज सरफेस चार्ज
चार्ज डेंसिटी डेंसिटी। अब ध्यान देना, આ સરસ અહીંયા ફિગર છે, તું અહીંયા खुशाल। अब देखो एक्सटर्नल फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, ये वाली। बट यहाँ जो सरफेस के ऊपर चार्ज क्या हुए, इंड्यूस हुए ना, हम बोल सकते हैं ना पोलराइजेशन की वजह से सरफेस के ऊपर चार्ज डेंसिटी मिली। अब देखो इंटरनल जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ये वाली हुई, दिस इज द ई एक्सटर्नल। और इंटरनल फील्ड जो पोलराइजेशन की वजह से डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ए वाले डायरेक्शन में हमें पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, दैट्स व्हाई उसको बोल देते हैं ईपी। दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, म्यूचुअली अपोजिट। बट याद रखना ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन कैसा होता है, ईपी, मतलब पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कभी सेम नहीं होगा। सेम नहीं होगा तो ई इनसाइड नॉट इक्वल टू जीरो होता। कंडक्टर में क्या हुआ था, इक्वल टू जीरो, और जब इंसुलेटर हो तब कैसा होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। एक लिमिट तक काम करता है, ठीक है। हमें जो सिनारियो पढ़ रहे हो हमारी रियल लाइफ में जहां तक हम स्ट्रॉन्ग फील्ड देने वाले उसके बारे में बात करें। हम बोल रहे भाई एयर कंडक्टर है या इंसुलेटर, एयर कंडक्टर होगा या इंसुलेटर, बोलो कंडक्टर। अच्छा तो प्लग હું ચાલુ કરું, અહીંયા ચાલુ છે ને, તો ભાઈ ઝટકો લાગવો જોઈએ ને, આપણને લાગે છે, ઝટકો લાગ્યો છે ને, પ્લગ તો ચાલુ છે, તો કંડક્ટર હોય તો કરંટ તમારા સુધી પહોંચી જવો જોઈએ ને, तो कैसा है भाई, इंसुलेटर। अच्छा तो क्वेश्चन ट्विस्ट कर रहे, तो लाइटनिंग के ड्यूरिंग स्काई से जो लाइटनिंग हो रही इलेक्ट्रिसिटी, तो वो ग्राउंड तक कैसे पहुंचती है, समझ में आया। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई कोई मटेरियल ऑलवेज इंसुलेटर होगा, एक सर्टेन रेंज तक रहता है। मान के चलो यहाँ तो पोटेंशियल कम आ रहा है, 230 वोल्ट ही आ रहा है, बट जो लाइटनिंग में होगा वो तो मिलियन वोल्ट का पोटेंशियल होता है, ट्रिमेंडस पोटेंशियल होता है। तो ऐसे केस में लाइट भी उसके मतलब जो एयर है वो भी एज अ कंडक्टर के तौर पर काम करने लगेगी, वहां एज अ वो इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। इसलिए देखना लाइटनिंग की वजह से जो लाइट आएगी वो ग्राउंड तक पहुंच जाएगी। और खास तौर पर जब सीजन कौन सी हो, रेनी सीजन हो तब, ह्यूमिड एयर हो तब, ड्राई एयर में उतनी लाइटनिंग नहीं दिखेगी। कभी विंटर में आपने देखी है लाइटनिंग हो रही है, नीचे तक आई ऐसा नहीं दिखेगा, मतलब देखा होगा थोड़ा स्पार्क हो रहा है, वो सारी चीजें क्लियर हुआ। तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, जो लाइटनिंग वाला मामला है, क्यों कंडक्टर होता है, क्यों इंसुलेटर, वो सारी चीजें। क्या इंसुलेटर में ये नेगेटिव हाँ नेगेटिव अच्छा हाँ नेगेटिव सर, बस